डीडी हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी। दर्शकों, एक समय पर बोला जाता था और काफ़ी लोगों का ऐसा देखा भी जाता था कि पुलिस से काफ़ी खौफ रहता था, एक डर बना रहता था। जैसे ही सुनते थे कि पुलिस आसपास है तो ऐसे में लोग दूर हो जाते थे और चाहते थे कि आमना सामना कभी हो ही ना। लेकिन अभी आप देखेंगे तो वक्त बदल चुका है। पुलिस ने भी पहल उठाई है, कदम अपना आगे उठाया है, अपने हाथ आगे किए हैं एक दोस्त के तौर पर। वो आपकी दोस्त बनना चाहती है और लोग भी कहीं ना कहीं अब सहज होते जा रहे हैं, काफ़ी कंफर्टेबल होते जा रहे हैं पुलिस के साथ। जो भी समस्याएं हैं हम उन्हें पुलिस तक पहुंचा सकते हैं। अब ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनके लिए हम संपर्क कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं पुलिस को, इसके बारे में हम जानेंगे। जी हाँ, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है पुलिस एवं आम जन। अब जब बात आती है मानव अधिकार की भी, आम जनता की भी, तो ऐसे में स्वास्थ्य की भी बात हम करते हैं और सार्वजनिक जो स्वास्थ्य है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर हम जागरूक हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हम जान भी बचा सकते हैं, सही जानकारी उन तक पहुंचा सकते हैं। तो इसमें रेड क्रॉस की क्या भूमिका है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज के जो विषय हैं वो आपको पता लग ही गए हैं। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज़ में इन्वाइट किया है पुलिस एवं मानव अधिकार पर हमसे चर्चा करेंगे डॉक्टर अशोक अवस्थी जी, जो कि विशेष पुलिस महानिदेशक है शिकायत एवं मानव अधिकार, पुलिस मुख्यालय भोपाल से। आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। इसी के साथ दर्शकों, आइए स्वागत करते हैं श्री प्रदीप त्रिपाठी जी का, जो कि महासचिव हैं मध्य प्रदेश रेड क्रॉस से। आपका भी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। तो दर्शकों, आज के जो विषय हैं आपको पता लग ही गए हैं। पुलिस से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है, साथ ही साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य रेड क्रॉस क्या करती है, इससे संबंधित आपके मन में जो भी सवाल है उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0755 266 0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। जो भी परेशानी है या फिर सवाल है उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब आइए सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर अशोक अवस्थी जी के पास और जानते हैं शिकायत और मानवाधिकार आप देखते हैं तो आखिर इसमें आता क्या क्या है। शिकायत और मानवाधिकार बेसिकली जो है डील करता है, पुलिस में कई तरह की शिकायतें आती जनमानस की, तो वो शिकायतों को एड्रेस करने के लिए शासन ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें हर प्रकार की शिकायतें वो एक शाखा के माध्यम से हैंडल की जाएं। हम ये मॉनिटर करते हैं कि जो हमारी अधीनस्थ इकाई हैं, थाने हैं, हमारे एसपी ऑफिसेज हैं, हमारे जोनल आईजी ऑफिसेज हैं, इसमें किस प्रकार से शिकायतें आ रही हैं, उनका निकाल किस प्रकार से हो रहा है, क्या जनमानस को समय पर शिकायत का निकाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और क्या उन्हें उस निकाल से कोई परेशानी है कि नहीं है। तो ये समग्र जानकारी जो है हम उसे एकत्रित करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं और उसके पर समय समय पर लोगों की बैठक बुलाते हैं। बिल्कुल। जहाँ तक मानवाधिकार का प्रश्न है तो मानवाधिकार एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय उभर के आया है आजकल, और ऐसे में जो है एक तो मानवाधिकार आयोग से जो शिकायतें आती हैं वो हमारे पास अधिकृत रूप से हमको देखना होता है, चाहे वो राजकीय हो चाहे राष्ट्रीय हो। परंतु इसके अलावा हमारे पास अन्य आयोग भी हैं, जैसे कि राष्ट्रीय कमीशन है SC/ST का, राष्ट्रीय कमीशन है OBC का, महिला आयोग है, प्रेस काउंसिल है, इनकी भी शिकायतें आती रहती हैं। तो वो शिकायतों की भी मॉनिटरिंग करना और उनको जिलों से रिपोर्ट मंगा के भेजना और संतुष्टिपूर्ण निकाल करना, ये हमारा कार्य है, इसको हम संचालित करते हैं। बिल्कुल। प्रदीप त्रिपाठी जी, आपके पास आ जाते हैं क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी हम आज बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में हम अगर रेड क्रॉस की बात करें तो आखिर किन उद्देश्यों को लेकर इसकी स्थापना की गई, क्या है रेड क्रॉस? देखिए, वैसे रेड क्रॉस को जो आज तक समझा गया वो केवल इतना था कि 1857 में एक युद्ध के दौरान हेनरी ड्यूनॉट करके जो सज्जन है, जो संस्थापक है रेड क्रॉस के, उनको ऐसा लगा कि युद्ध में कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जो दोनों देशों को एक साथ, जो युद्ध करने वाली दो आपस में जो शक्तियाँ हैं उनके बीच में एक साथ एक भाव के साथ काम कर सके, उनका कुछ सहयोग कर सके, वहाँ कुछ आपदा के समय की जो स्थिति बनी है दुर्घटना में उसके लिए कुछ काम कर सके। 1857 में केवल इतना सोच के रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। लेकिन जैसे जैसे रेड क्रॉस बढ़ता गया, इसके कई सारे प्रिंसिपल जो मूल थे, जो बेसिक्स थे, उसमें नई नई चीज़ें जुड़ती चली गई और आज रेड क्रॉस एक समग्र रूप से समाज के लिए काम करने के लिए तत्पर। रेड क्रॉस के अपने प्रिंसिपल्स हैं, लगभग 7 प्रिंसिपल्स पे वो काम करती है और उसमें केवल युद्ध नहीं, अब केवल आपदा के समय नहीं,
बल्कि यूथ से लेकर छोटे बच्चों तक रेड क्रॉस की भूमिका है। सोशल अवेयरनेस, केवल हेल्थ नहीं, उनको बेसिक्स जो नॉलेज हो सकते हैं, चाहे वो हाइजीन को लेके हो, चाहे वो अन्य अन्य ट्रेनिंग हो, विभिन्न प्रकार की। आजकल अपन ने देखा है कोविड के दौरान बड़ी भूमिका थी जो समाज से होना चाहिए थी सारी शासन की व्यवस्थाओं के बावजूद। तो उस समय ये दुनिया भर में महसूस किया गया है कि रेड क्रॉस के जो प्रशिक्षित वॉलंटियर्स थे, रेड क्रॉस के जो ट्रेंड लोग थे, वो यूथ भी थे, बच्चे भी थे और सीनियर लोग भी थे। उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई और दुनिया इस संकट से बाहर आ सकी, उसमें रेड क्रॉस की बड़ी भूमिका थी। अभी आप देख रहे होंगे वर्तमान में तो 2 जगह एक युद्ध चल रहे हैं, उसमें यूक्रेन के समय भी आपने देखा, तो जितने भी युद्ध वगैरह भी होते हैं, ऐसे में जो लोग घायल होते हैं उनका भी उपचार किया जाता है। हॉस्टेजेस को छुड़ाने के लिए भी आपने देखा होगा तो काफी अहम भूमिका होती है। जी हाँ दर्शकों, बिल्कुल। तो आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो इसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। विशेष तौर पर कई सारी ऐसी हमारी समस्याएं होती हैं जिसके लिए हम पुलिस से संपर्क करना चाहते हैं। तो आज आप दूरदर्शन मध्य प्रदेश से जुड़ सकते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक अवस्थी जी, जो कि विशेष पुलिस महानिदेशक हैं। तो शिकायत भी अगर आपकी कोई समस्या है तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जानते हैं डॉक्टर अवस्थी आपसे, क्योंकि शिकायतों की बात हो रही है, तो आम तौर पर सबसे ज़्यादा किस चीज़ की शिकायत लोग आपके पास लेकर आते हैं? सबसे ज़्यादा शिकायतें जो पुलिस विभाग में आती हैं वो आती हैं शिकायत दर्ज ना होने पर से। और ये एक बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि शिकायत दर्ज होना तो सामान्य प्रक्रिया होनी चाहिए, परंतु यहाँ पर जो मैं बताना चाहूँगा कि पुलिस विभाग में जो है, जो शिकायतें हम लोग दर्ज कर रहे हैं, आखिरकार उनका एक लीगल आगे बेसिस होता है जी। हम लोग संज्ञेय अपराध जो होता है, जिसे कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, उसमें तो हम लोग सीधे शिकायत दर्ज करके कार्रवाई कर सकते हैं, परंतु जो असंज्ञेय शिकायत होती है, जिसे नॉन कॉग्निजेबल कहते हैं, उसमें हम लोग शिकायत दर्ज तो कर सकते हैं, पर जांच नहीं कर सकते बिना किसी मजिस्ट्रेट की अनुमति के। बिल्कुल। इसके अलावा और कौन कौन सी शिकायतें लोग कर सकते हैं आपसे, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, प्रियांशी जी भोपाल से। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है आपका त्रिपाठी जी से? हेलो जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे भोपाल में इतनी सारी जो की बस्तियां, और वहाँ पे हाइजीन और मेडिकल हेल्थ अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको इम्प्रूव करने के लिए रेड क्रॉस का क्या रोल है और वो क्या करती है? जी धन्यवाद। जी, बहुत अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, क्योंकि इसमें जितनी बस्तियां, जो कि आपने भोपाल को लेकर पूछा है, भोपाल में लगभग रेड क्रॉस ने जो चिन्हित बस्तियां की हैं, लगभग 400 बस्तियां भोपाल में ऐसी हैं जहां पर झुग्गियों में लोग रहते हैं। और उनमें स्वास्थ्य, मतलब जो हम कहते हैं ना, सबसे पहले अगर आपको बीमार कहीं होना है तो हाइजीन की जहाँ कमी है वहाँ बीमारी होने की संभावना सबसे ज़्यादा है जी। बस्तियों में रहने वाले, चूँकि हमारी एक युवा लड़की का प्रश्न मुझे उनकी वॉइस से लग रहा है, तो वहाँ पर बच्चियों के लिए हाइजीन क्या हो सकता है, स्वास्थ्य कैसे, क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो हम इन 400 बस्तियों में, क्योंकि रेड क्रॉस अपने आप में यूथ को लेकर काम करती है, यूथ के साथ काम करती है, और ऐसी संस्थाएं जो सामाजिक क्षेत्रों में सक्रिय, उनको भी अपने साथ जोड़ के काम करना चाहती है, क्योंकि ये सामाजिक काम है। तो ऐसी कुछ संस्थाएं हमारे साथ काम करती हैं और लगभग प्रतिदिन रेड क्रॉस की एक एम्बुलेंस प्रत्येक बस्ती में जाती है। वो बस्तियां चिन्हित होती हैं, उन बस्ती में हमारे डॉक्टर्स की एक टीम जाती है, कुछ यूथ रेड क्रॉस के जो वॉलंटियर बन गए हैं वो साथ में जाते हैं जी। वो वहाँ पर पहले से ही सारा उसका जानकारी होती है बस्ती के लोगों को कि रेड क्रॉस की टीम आने वाली है, कुछ डॉक्टर्स उसमें साथ में आने वाले हैं जी। और कोई नई बच्चे जो यूथ रेड क्रॉस के साथ काम कर रहे हैं मिलके, वो भी साथ में जाते हैं और उनको पूरा चीज बताते हैं कि आपको बेसिक नॉलेज हाइजीन से संबंधित क्या होना चाहिए। तो महिलाओं से संबंधित, लड़कियों से संबंधित कई सारी, उनकी मासिक संबंधित कई सारी जानकारियां होती हैं। तो केवल जानकारी देके अवेयर करना नहीं, रेड क्रॉस उनको एक किट भी देता है जी जी। उस किट में हर छोटी बड़ी सामग्री होती है जो उनको हाइजीन के लिए प्राथमिक जरूरी है। तो ऐसा रोज बस्ती में जाना, हम लगभग एक दिन में, भोपाल का उनका प्रश्न है, तो एक दिन में लगभग 40 से 50 मरीजों को जो बस्ती में रहते हैं, गरीब बस्ती में रहते हैं, उनको देखते हैं, उनका डाटा तैयार करते हैं, उस डाटा में उनकी समस्याएं क्या है वो नोट डाउन करते हैं, और अगली बार जब उस बस्ती में जाते हैं तो उसको हाईलाइट करके उनका सॉल्यूशन क्या है वो भी साथ में लेके जाते हैं। त्रिपाठी जी, इसी के साथ ही हमारे अगले कॉलर का जो सवाल है वो भी आपसे है। नवीन जी हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गए हैं कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? जी नवीन जी, अपना सवाल पूछें। क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है?
लगता है उनसे हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। जैसे ही हमारा कनेक्शन होगा हम फिर से वापस आएंगे। तो हम बात कर रहे हैं साथ ही साथ पुलिस के कार्यों के बारे में भी और जान रहे हैं कि क्या कुछ शिकायतें की जा सकती हैं। अगर हम बात करें महिला अपराधों के बारे में, तो शिकायत पे काफ़ी बार मन में आता है कि हम शिकायत करेंगे तो हमारा नाम कहीं लोगों को पता नहीं चल जाए। तो किस प्रकार के क्या कुछ नया इसमें लेकर आया गया है? देखिए, महिलाओं के संबंध में जो ऑफेंसेस होते हैं उसके लिए शासन काफ़ी संवेदनशील है और ये मानव समाज के लिए भी एक विचारणीय प्रश्न होता है और कानून के लिए तो एक प्रश्न है ही कि हमें किस प्रकार से न्याय दिलवाएं। तो अभी फ़िलहाल जो स्थिति में जो बलात्कार के प्रकरण हैं उसके अंदर जो पीड़िता है उसके आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं की जाती है जी। तो वो आइडेंटिटी न्यायालय के सामने ही आएगी और कहीं आने के लिए उसमें पाबंदी है। परंतु उसके अलावा जैसे दहेज प्रताड़ना हो गया या हत्या हो गई तो इन केसेस के अंदर इस प्रकार का नहीं है। हाँ, कुछ केसेस जैसे पॉक्सको के होते हैं जिसमें कि नाबालिग बच्चे हैं जी। उसके अंदर भी जो है ये शासन की कानून इस प्रकार के बनाए हुए हैं कि उसमें भी बच्चों का नाम जाहिर ना हो जी। चाहे वो मुलजिम हो चाहे मुद्दई हो, क्योंकि नाबालिग लोगों को अधिकार है कि उनकी आइडेंटिटी सेफ गार्डेड रहे। तो इसलिए जो है दोनों केसेस में नहीं दिया जाता है। तो ये एक ब्रॉड स्वरूप है जो उनकी पहचान को बचाने के लिए न्यायिक उपाय हैं। जी, अगर किसी को लगता है कि हमें खतरा है, अगर मैंने शिकायत कर दी तो ऐसे में जो इस लोग जिसके खिलाफ शिकायत की जा रही है उससे खतरा है, तो ऐसे में पुलिस को क्या बताना चाहिए? देखिए, वैसे तो शिकायत के समय जो है अगर कोई खतरा महसूस होता है तो आप जो आपके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है और जो आपके वहाँ के कंसर्निंग थाना प्रभारी हैं जी। उनकी संज्ञान में ये लाएं तथ्य कि हमें इस प्रकार का खतरा और किससे किस बात के लिए हो रहा है। तो ये उनका कानूनन उन लोगों की ड्यूटी है कि वो इसमें आगे बढ़कर उपाय करें इसका, ताकि मुद्दई को किसी प्रकार का कोई तंग ना कर सके जी। परंतु यदि इसके बाद भी उनका समस्या का निकाल नहीं होता है तो इसमें वे अपने ज़िले के एसपी को भी संपर्क कर सकती हैं। और उसके अलावा हमारी तो प्रणाली स्टेट में इतनी पारदर्शी है कि हमारे यहाँ पर सीनियर ऑफिसर्स भी इमीडिएट उपलब्ध रहते हैं। हमारे यहाँ पर चाहे आईजी हो चाहे डीजी हो जी। और अब तो बड़े शहरों में शासन ने कमिश्नर प्रणाली लागू की है। इसमें बड़ी सीनियर रैंक के ऑफिसर्स जो है डीसीपी और कमिश्नर पुलिस हैं और उनके चयन का आधार ही उनकी संवेदनशीलता है। तो वो बड़े सहज उपलब्ध हैं। कोई शिकायत यदि हो कि हमें हमारी को किसी प्रकार से शिकायत करने के कारण कोई तंग कर रहा है तो वो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, वे कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। तो एक समय ऐसा था जब शिकायत करनी होती थी तो बहुत बार सोचना पड़ता था कि कैसे शिकायत करेंगे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स जाएंगी आगे। लेकिन आप देख चुके हैं कि आप पुलिस से संपर्क करना कितना आसान हो गया है। जो अधिकारी हैं आप सीधे उनसे भी संपर्क करके अपनी शिकायत कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को भी बता सकते हैं। जो हमारे फ़ोन कॉल्स के लिए नंबर हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं 0755-266-0049, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040 नंबर आपको बता ही रहे हैं। इसी के साथ एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं विपिन जी सागर से। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? जी मैम नमस्कार, मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। मेरे सवाल दो हैं, त्रिपाठी जी से भी और अवस्थी सर से भी है। जी। मैं जानना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं हमारे आसपास भी, हम देखते हैं जिसमें पुलिस की मदद ली जाती है और पुलिस समझाई सुझा के चली जाती है और झगड़ा फिर होने लगता है। ऐसा कई बार हुआ है कि 3-3, 4-4 बार पुलिस आई लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं कि समझाई देते हैं और चले जाते हैं। और दूसरा सवाल सर ये था कि यार मैं से कैसे संपर्क किया जा सकता है और उनकी मदद किन किन चीज़ों में और कहाँ कहाँ पर ले सकते हैं? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले डॉक्टर अवस्थी आपसे जानते हैं। विपिन जी, जब लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो उसमें जो प्रक्रिया है वो ये है कि दोनों के, क्योंकि अगर झगड़ा बड़ा नहीं है, आपस में तू मैं हो गई है, तो इन प्रकरणों के अंदर जो है ये शासकीय व्यवस्था ये है कि उसमें एक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाती है। दोनों पक्षों से बॉन्ड भराए जाते हैं कि वो लोग अपने अच्छा आचरण मेंटेन रखेंगे और किसी प्रकार का झगड़ा आगे नहीं करेंगे। यदि फिर शिकायत करते हैं तो व्यवस्था उसमें ये है कि उनका जो बॉन्ड है उसको निरस्त किया जा सकता है। अब इसमें जैसे आप बता रहे हैं फिर झगड़े हुए, कार्रवाई नहीं हुई,
तो उसमें कारण ये है कि बेसिकली अभी जो बॉन्ड भरने का काम है और उसमें जो कार्रवाई का अधिकार है वो मजिस्ट्रेट का होता है, और उनकी इतनी ड्यूटी में व्यस्तता रहती है कि वो एकदम से उसमें तत्परता से काम में थोड़ा समय लगता है। इसीलिए सरकार ने जो है अभी फिलहाल प्रयोग के रूप में भोपाल और इंदौर में तो लागू कर दी आयुक्त प्रणाली, जिसमें आयुक्त पुलिस आयुक्त को और सहायक पुलिस आयुक्त जो है उनको ही पावर दी हुई है बॉन्ड भरवाने की। जी। तो अब उन्हीं के पास ये पावर है कि अगर झगड़ा करते हैं तो वो झगड़ों के निराकरण के लिए उनके बॉन्ड निरस्त करने की पावर अब उनके डीसीपीस के पास आ गई है। तो इससे निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। मैं समझता हूँ शासन इसके प्रयोग के आधार पे अन्य जगहों पर भी इसको आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल। इसी के साथ ही श्री प्रदीप त्रिपाठी जी, आपसे भी जानते हैं, अगर रेड क्रॉस से लोग जुड़ना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, अपनी भी भागीदारी निभाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, बहुत साधारण सा प्रक्रिया है, और विद्यालय से लेके और महाविद्यालय और आम समाज में भी जो लोग काम कर रहे हैं, सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं, बहुत साधारणतः किसी भी रेड क्रॉस का, हमारा हर जिले में रेड क्रॉस की ब्रांचेज हैं। 53 जिले 63 उप शाखाएँ, मतलब तहसील स्तर पे भी हमारी शाखाएँ हैं। सभी विद्यालयों के लिए एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि उनको रेड क्रॉस में पंजीबद्ध होना आवश्यक है। तो जो भी विद्यालय, लगभग 18,000 से अधिक विद्यालय रेड क्रॉस में पंजीकृत है जी। इसी प्रकार आज के समय में लगभग 200 से अधिक महाविद्यालय भी रेड क्रॉस में पंजीकृत है। तो महाविद्यालय, विद्यालय तो प्रत्यक्ष रूप से भी हमसे जुड़ जाता है। आम समाज के लिए सामाजिक संस्थाओं से वो रेड क्रॉस के किसी भी जिला कार्यालय में संपर्क करके रेड क्रॉस के सदस्य बन सकते हैं, और उस सदस्य बनने के लिए अलग अलग स्तर पर उसकी सदस्यता है। सदस्यता की बहुत न्यूनतम उसकी राशि होती है, उसके माध्यम से वो रेड क्रॉस से जुड़ सकते हैं। रेड क्रॉस कई सारे कार्यक्रम चलाता है, रेड क्रॉस के कई सारे अभियान स्थायी रूप से चलते हैं। लोग उसमें प्रत्यक्ष रूप से भी और कई लोग आर्थिक रूप से भी उसमें CSR के माध्यम से, अन्य माध्यम से सहयोग करते हैं। जी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भारत में माननीय राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति रेड क्रॉस के अध्यक्ष हैं। ऐसे ही राज्यों में माननीय राज्यपाल महोदय इसके अध्यक्ष हैं। बिल्कुल। अब ये जो कार्यक्रम आपने बताए, प्रोग्राम्स चलते हैं, इसके बारे में विस्तार से हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, मोहित चौबे जी, प्रीतमपुर धार से हमारे साथ। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? जी मोहित जी। हेलो जी। अभी जैसा आपने बताया कि मैं एक कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पर प्रीतमपुर में, और CSR फंड हम लोग कंपनी देती है। हम लोग ये जी पूछिए आगे। तो वो कंपनी जो है वो रेड क्रॉस में सेवा कार्य के रूप में उपयोग में किस प्रकार लाती है पैसे का, उसके संबंध में जानकारी चाहते थे। धन्यवाद। चूँकि आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो आपको ये जान के शायद आप निश्चित रूप से जानकारी होगी कि प्रत्येक इंडस्ट्री में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, मजदूर हैं या अधिकारी हैं, उनको रेड क्रॉस की फर्स्ट एड ट्रेनिंग का होना आवश्यक है। और उसका लाभ भी है कि कभी किसी दुर्घटना की स्थिति में, किसी आपदा की स्थिति में वो कर्मचारी अपने आप को तो बचा ही ले, और दुर्घटना के समय वो अन्य जो उससे प्रभावित हुआ दुर्घटना से उसको भी सुरक्षित रख सके। तो इंडस्ट्रीज को, सभी प्रकार की इंडस्ट्रीज को रेड क्रॉस में पंजीकृत होना जरूरी है। इसमें जो CSR फंड है, क्योंकि सब कंपनियों का, सब उद्योगों का अपना अपना कुछ एक ना एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत उनकी भूमिका होती है, और रेड क्रॉस उनके लिए एक बड़ा माध्यम है। लोग, कई सारी कंपनियां, कई सारे उद्योगपति रेड क्रॉस में जुड़कर रेड क्रॉस को कई प्रकार से अपना सहयोग करते हैं, आर्थिक सहयोग करते हैं। उसके लिए CSR फंड के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो रेड क्रॉस सब उनको उपलब्ध कराता है। सब प्रकार के रजिस्ट्रेशन रेड क्रॉस के पास है, और इंटरनेशनल लेवल पे चूंकि रेड क्रॉस काम करता है, इसलिए विश्व स्तर पर भी जो कंपनियां काम करती है वो रेड क्रॉस को सहयोग करती है जी। और इसके माध्यम से जो आपने कहा सहयोग, तो सहयोग हमें गाड़ियों से लेके, आप कई सारी एम्बुलेंस देखते होंगे जिसपे रेड क्रॉस लिखा है, तो व्हीकल से लेके और सुपीरियर व्हीकल, मतलब जिसको आप बोलेंगे कार्डियो, जो सबसे टॉप मोस्ट अपनी एम्बुलेंस मानी जाती है, वहां से लेकर MRI मशीन, पैथोलॉजी, ब्लड बैंक, कपड़े, कंबल, मेडिसिन, आपदा में लगने वाले बर्तन, विभिन्न प्रकार से आप सहयोग कर सकते हैं। छतरी से लेके और हर प्रकार का सहयोग आप रेड क्रॉस को प्रदान कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई सारे, जब बिहार में अक्सर अपने होता है, अक्सर बाढ़ आ जाती है। मध्य प्रदेश में भी कई सारे डूब क्षेत्र हैं जहाँ पे विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, और उसमें लगने वाला सब प्रकार का सहयोग भी आप CSR के माध्यम से कर सकते हैं। जी। तो विभिन्न प्रकार से आप सहयोग कर सकते हैं, और सब जो भी CSR जिनके पास फंड है, जिन कंपनियों के पास, मेरा सबसे आग्रह भी है कि रेड क्रॉस बड़े स्तर पर अपनी भूमिका निभा रहा है। अभी हमने पुलिस विभाग के साथ भी, पुलिस विभाग ने हमसे आग्रह किया था बीच में कि हम फर्स्ट एड ट्रेनिंग अपने 80,000 कर्मचारियों को देना चाहते हैं, तो रेड क्रॉस उसमें बढ़ के भूमिका निभा रहा है। अब हम चाहते थे कि उन 80,000 पुलिस कर्मियों के पास जो फर्स्ट एड ट्रेनिंग की किट होती है वो हम दे पाएँ,
और अगर CSR देने वाले लोग होते तो शायद हम वो किट उन सब 80,000 कर्मचारियों को, जो हमारे पुलिस कर्मचारी, उनको देते। तो बिल्कुल विभिन्न प्रकार से हम सहयोग कर जी, सकते हैं। आप भी जुड़ते हैं, लोग भी आपसे जुड़ते हैं और अपनी सहभागिता निभा सकते हैं। इसी के साथ केशव शर्मा जी हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम लेते हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका, बताइए क्या प्रश्न है? नमस्कार, मैं केशव शर्मा बोल रहा हूँ जी और इंदौर मेडिकल कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ। सर, मेरा सवाल त्रिपाठी जी और अवस्थी जी दोनों से है कि कैसे हम युवा रेड क्रॉस और पुलिस के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, और हम चाहते हैं कि रेड क्रॉस और पुलिस एवं मानव अधिकार विभाग दोनों हमारे कॉलेज में आके कार्यक्रम करें, तो कैसे हम उनसे संपर्क कर सकते हैं और युवा हम अपनी टीम को उनके साथ जोड़ सकते हैं? प्लीज इस पे आप थोड़ा बताइए। जी, शुरुआत करते हैं त्रिपाठी जी से। तो चूंकि आपने बताया केशव जी कि आप मेडिकल के विद्यार्थी हैं, और मैं आपको कुछ 2 अभियान छोटे से बताता हूँ। एक अपने यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चालू किया है, टीबी मुक्त भारत। अब आप टीबी मुक्त भारत को अगर हमको ज़मीन पे उतारना है तो हमको पहले पता होना चाहिए कि टीबी का संबंधित मरीज कहाँ पर है, फिर उसके कनेक्ट में जो है उनको भी जानकारी होना चाहिए। वैसे ही एक सिकल सेल को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश तो काफ़ी बड़ा हमारे यहाँ जनजाति क्षेत्र भी है, लगभग 20 जिले उससे प्रभावित हैं। तो वहाँ पे सिकल सेल पीड़ित भोपाल में भी है, इनको आइडेंटिफाई करना है। अब ये आइडेंटिफिकेशन मेडिकल का विद्यार्थी कर सकता है, हम आम पब्लिक नहीं कर सकता। हमारे साथ बहुत सारे वॉलंटियर हैं, वो नहीं कर सकते, बट मेडिकल में आप जैसे विद्यार्थी, आपकी टीम, आपकी संस्था, आपके कॉलेजेस, मेडिकल के कॉलेजेस इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो हम समय समय पर ये अवेयरनेस कैंप चलाते हैं। अभी हमने लॉन्च किया है लगभग 89 ब्लॉक्स में मध्य प्रदेश के, कि वहाँ हम इसी आपके मेडिकल से जुड़े हुए विद्यार्थी हमारे जाते हैं गांव में। हम एक दिन पहले आपके यहाँ भी जो PG के विद्यार्थी हैं, MBBS के विद्यार्थी, उनको भी सरकार की तरफ से, मतलब आपके कोर्स के अंतर्गत भी वो है कि आपको कम्युनिटी में हेल्थ अवेयरनेस के लिए जाना है। तो इस अवेयरनेस कैंप को रेड क्रॉस के माध्यम से कनेक्ट करके लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं, वहां पर एक एक घर की स्क्रीनिंग करते हैं, और स्क्रीनिंग में हमको ध्यान में आता है कि कौन सा परिवार जहां पर इस प्रकार की समस्या है, उसकी पूरी स्क्रीनिंग में आप हमारी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, तो अगर कोई मेडिकल बैकग्राउंड से है तो वो भी जुड़ सकता है, इसके लिए भी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। अगर आप किसी और फील्ड से हैं या फिर आपका संपर्क कहीं भी नहीं है तो भी आप रेड क्रॉस से जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही अगर पुलिस से जुड़ने की बात की जाए, अवेयरनेस कैंप्स होते हैं या फिर किन प्रोग्राम्स में जुड़ा जा सकता है, युवा कैसे जुड़ सकते हैं? मुझे बड़ी खुशी है कि जो बडिंग डॉक्टर हैं उनका इस प्रकार की जिज्ञासा है कि किस प्रकार से पुलिस से जुड़ें। तो साधारण नागरिक के लिए तो जो एक सिस्टम रहता है वो ये है कि हम लोगों के पास एक रक्षा समिति का एक अम्ब्रेला है जी। इसमें हम लोग सामान्य नागरिक को जोड़ते हैं पुलिस व्यवस्था के अंदर, ताकि जो भी समाज के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस पर हम जन सहयोग ले सकें। जहाँ तक मेडिसिन से जुड़े हुए लोगों का सवाल है तो उनका तो खुद ही काम जो है वो पुलिस के साथ उसमें अंतरंग रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी ये डॉक्टर ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पर। हम लोग इंदौर के मेडिकल कॉलेज में तो मैं स्वयं कितनी बार गया था, वहाँ पर हम लोग कितने PM होते हैं, कितने लोगों की वहाँ मुलाहिजा होता है। तो पुलिस जो है डॉक्टरों से हमारा पल पल का संबंध रहता है, किसी भी फौजदारी केस के अंदर काफ़ी एक इंटीमेट रिलेशन रहता है जी। तो यदि उस काम के अंदर भी आप चाहेंगे तो आपका सहयोग रह सकता है, क्योंकि एक अच्छी मेडिकल रिपोर्ट एक अच्छे कन्विक्शन की ओर ले जाती है। बिल्कुल। तो उसमें यदि एक कोई मेडिसिन का जुड़ा हुआ पर्सन कोई उसमें ऐसा सहयोग करना चाहता है तो मैं समझता हूँ कि उससे कानून की निगाह बहुत आसान हो जाती है उसके अंदर, और उसमें जो पीड़ित जनमानस है उसको बहुत लाभ मिलेगा जी। इसी के साथ डॉक्टर अवस्थी आपसे ही हमारे जो अगले कॉलर है सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं यश बघेला जी भोपाल से। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, दिन प्रतिदिन साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है जी, वीडियोग्राफी के माध्यम से इसको रोकने के क्या उपाय है? बिल्कुल, धन्यवाद। आपने जो बताया साइबर क्राइम का, निश्चित रूप से आज के समय में साइबर क्राइम काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। जिस तरह से IT बढ़ता जा रहा है उस तरह से साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, और इसका मुख्य कारण जो है वो ये है कि इस तरह के काफ़ी आपराधिक तत्व हो गए हैं जो कि अपनी छदम नाम से, छदम आइडेंटिटी बना के, जो कि पॉसिबल है साइबर दुनिया के अंदर, लोगों से वार्तालाप कर सकते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हुए कि हम कोई और व्यक्ति हैं या हमारा उद्देश्य काफ़ी जो वो चाहते हैं उस तरह का है, वो उनसे या तो पैसे ले लेते हैं या उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेकर उनके साथ विश्वासघात, छल कपट, ठगी करते हैं।
बिल्कुल। तो ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और शासन इसके प्रति सक्रिय है। हम लोगों ने हर ज़िले में साइबर क्राइम के लिए थाने खोले हैं। एक अलग से हम पुलिस को ट्रेन किया है साइबर क्राइम के लिए, क्योंकि जी ये हाँ। काफ़ी टेक्निकल चीज़ है। हमारे पास बाकायदा भोपाल में सेंट्रल रूप से और हमारे हर संभागीय मुख्यालय में एक डेडिकेटेड साइबर टीम है जी। जो कि ये देखती है कि इस तरह के अपराधों के अंदर किस तरह से हम लोग अगर मोबाइल की जांच करनी है वो जांच किस प्रकार से की जाए। अगर कुछ डेटा चाहिए तो इसमें डेटा के साथ हमें प्रॉब्लम में रहती है कि डेटा काफ़ी हद तक बाहर होता है, देश के बाहर होता है, जैसे जी हाँ। गूगल है, जैसे फेसबुक है, ये सबका डेटा देश के बाहर रहता है, तो आपको देश के बाहर से डेटा लाना पड़ता है। जी। तो ये इसमें टाइम लगता है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं किस तरह से इसको टाइम को कम किया जाए, बिल्कुल। किस तरह से साइबर रूप से हम लोग इतने सुदृढ़ बने कि ये समस्या आई ना। जी। परंतु उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास ठगी हुई है साइबर रूप से, जी तो हाँ। आप इमीडिएटली जो है आप उसको अपने निकटतम थाने संपर्क करें, क्योंकि यदि आप इमीडिएटली करते हैं तो हम लोग पैसा लौटाने की स्थिति में रहते हैं। परंतु जी। जितना समय बीतता जाएगा उसके बाद वो व्यक्ति जो है उस जिस खाते में पैसा गया है वहाँ से वो पैसा निकाल लेता है किसी एटीएम से। जी और हाँ। उसके बाद आदमी तो ट्रेस हो सकेगा, लेकिन पैसा मिलने की गुंजाइश कम रहती है। जी। तो मेरा ये अनुरोध रहेगा कि सभी जितने श्रोतागण हैं कि यदि इस प्रकार का वो लोगों में जागरूकता फैलाएं कि तत्काल किसी साइबर ठगी को रिपोर्ट करें, ताकि उसमें जो है पैसा लौटने की संभावना ज़्यादा हो सके। जी, ये साइबर ठगी का आपने कहा कि तुरंत रिपोर्ट करें, शिकायत करें, तो क्या निकटतम, जैसा आपने थाना बताया कि वहाँ भी शिकायत की जा सकती है या फिर जो साइबर सेल होती है वहीं पे शिकायत करनी पड़ेगी? देखिए, कई बार क्या है कि जो शहरी क्षेत्र हैं, मेरा वहाँ पर अनुरोध है कि सीधे साइबर थाने जाएं, क्योंकि वो डेडिकेटेड इसी काम के लिए है। पर आप हो सकता है किसी गांव देहात कस्बे में रह रहे हो जहाँ पर कि साइबर थाने में जाने में टाइम लगेगा, तो वहाँ निकटतम थाने में कर सकते हैं। तो वो लोग भी इस चीज़ को, खबर को अगले जो साइबर थाना जिला मुख्यालय को वहाँ देंगे। जैसे भोपाल में कोई व्यक्ति है तो भोपाल शहर में थाने में जाएगा, परंतु कोई भोपाल ग्रामीण के अंदर है तो वो फिर वो जो है निकटतम थाने में जाए। पर समस्या बताने में देरी नहीं करनी है। और इसके आप तो सर्टिन करके मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक वेबसाइट भी है, उसके अंदर भी आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। तो उसमें बताना पड़ता है किस नंबर से कब कैसे किस प्रकार की ठगी हुई है, तो वो लोग भी इमीडिएटली कोशिश करते हैं उसमें कार्रवाई करने की। परंतु निकटतम थाने में जाना अनिवार्य है, जरूर जाएं वहाँ पर। बिल्कुल, तो हमें पता चल गया है अगर ऐसी कोई साइबर ठगी होती है तो जितने जल्द से जल्द हम उसकी शिकायत कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, तो वो करना चाहिए, जिससे जो कार्रवाई का सिलसिला है वो तुरंत शुरू हो जाए जल्द से जल्द। इसके साथ ही हम रेड क्रॉस पर भी बात कर रहे हैं, और रेड क्रॉस में हम बात करें तो कई जगह आपको दिख जाते हैं ब्लड डोनेशन कैंप्स, उनकी वैन है वो खड़ी रहती हैं। तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि ब्लड बैंक भी आपका है, तो आखिर क्या कुछ सुविधाएँ इसमें दी जाती हैं? देखिए, एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, रेड क्रॉस के खुद के 7 ब्लड बैंक है अभी प्रदेश में, जो हम दिन पे दिन बढ़ाते जा रहे हैं। जी। इसमें एक महत्वपूर्ण है कि इन 7 के अलावा बाकी क्या, तो जो 53 जिले मैंने आपको बताया प्लस कई सारी तहसीलें जो बताई, वहाँ पे रेड क्रॉस के सहयोग से हम ब्लड बैंक ऑपरेट करते हैं। तो ब्लड बैंक में हमारा मुख्य फोकस ये होता है कि उस ब्लड बैंक की जो मैक्सिमम क्षमता है, अधिकतम क्षमता है, उस मात्रा में वहाँ पर रक्त कैसे रहे, और इसके लिए हम यूथ से विशेष प्रकार के कैंप अभियान चलाते हैं। साल भर में हमको जितने भी महापुरुषों के दिन ध्यान में आते हैं, जितने प्रकार के ऐसे इवेंट ध्यान में आते हैं, हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं ब्लड डोनेशन के लिए। उसमें लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो अधिकतम रक्तदान करें। जो हमारे खुद के केंद्र है, रेड क्रॉस जो खुद केंद्र ऑपरेट कर रहा है, उसमें तो नियमित ये कैंप चलते रहते हैं, नियमित रक्तदान होता है। अभी 12 तारीख को पूरे प्रदेश में हमने, कल ही एक हमारा पत्र जारी हुआ है, जो सभी महाविद्यालय और विद्यालय में बच्चे जो एक पर्टिकुलर एज के ऊपर अपन जिसको रिकॉग्नाइज करते हैं, वो बच्चे ब्लड डोनेशन करें, वो यूथ रक्तदान करें। तो उसमें सभी प्रकार के तकनीकी महाविद्यालय, मेडिकल महाविद्यालय, अन्य महाविद्यालयों के को हमारा एक पत्र गया हुआ है। 12 तारीख को एक मेगा कैंप आयोजित होगा। और पिछली भी आपको याद है, पिछले साल हमने सितंबर में मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया था सबसे ज़्यादा रक्तदान का देश में। 35,000 से अधिक यूनिट हमने एक दिन में संग्रह की थी, और रेड क्रॉस ने उस अभियान को अपने हाथ में लिया था। जबलपुर में उसमें सबसे ज़्यादा रक्तदान कराया था। वहाँ के माननीय जो हमारे रेड क्रॉस के अध्यक्ष हैं, कलेक्टर महोदय, उन्होंने उस इनिशिएटिव को लिया और लगभग एक दिन में रिकॉर्ड रक्तदान हुआ। तो युवा पीढ़ी से हम विशेष करके अनुरोध करते हैं कि वो रक्तदान नियमित करें, जो उसका निश्चित अंतराल उसमें रक्तदान करें। उसमें हमको सफलता भी मिल रही है। दिन प्रतिदिन रक्तदान करने वाले मध्य प्रदेश में रक्तदाता बढ़े हैं जी। और सबसे बड़ी बात है, जो रक्तदान करना एक बात है, लेकिन रक्त देने के पहले जिसके लिए वो डोनेट कर रहे हैं उसके कई सारे प्रकार की जांचें होती है जी। और रेड क्रॉस 1,000 रुपये में वो जांच करता है मात्र, उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है।
और वो जांच रेड क्रॉस अपने स्तर पर करता है, और जी। जो भी जिसको आवश्यकतामंद व्यक्ति है उसको रेड क्रॉस अपनी तरफ से ब्लड उपलब्ध कराता है। मध्य बिल्कुल। प्रदेश में कहीं भी किसी को रक्त की आवश्यकता है, वो रेड क्रॉस की जिला स्तर पर कोई भी ब्रांच है, तहसील पे कोई भी ब्रांच है, उससे संपर्क करेगा। जी। प्रदेश में उसको कहीं भी, देश में भी उसको कहीं रक्त की आवश्यकता है तो रेड क्रॉस उसकी पूर्ति करेगा। बिल्कुल, इसी के साथ हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं राजेश त्रिपाठी जी भोपाल से। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका, बताइए क्या प्रश्न है। सर, मेरा पहला निवेदन ये है कि जो मैं चूंकि यहाँ का स्थानीय स्कूल में विद्यार्थी हूँ जूनियर रेड क्रॉस का, मैं जूनियर रेड क्रॉस में जुड़ना चाहता हूँ। उसमें किस प्रकार की आपकी भागीदारी रहेगी और किस प्रकार आप सहयोग दे सकते हैं और मुझे इसमें क्या लाभ मिलेगा? मैं इसका पहले उत्तर शायद जी। मैंने दिया है अभी कि जूनियर रेड क्रॉस में लगभग 18,000 से अधिक विद्यालय पंजीकृत है। जो जी। विद्या इसमें निजी विद्यालय भी और शासकीय विद्यालय तो सभी रजिस्टर्ड। निजी विद्यालयों के संचालकों से भी हमारा निवेदन होता है कि उनके लिए कंपलसरी है, क्योंकि वहाँ जो बच्चे से फीस ली जाती है उसमें 2 रुपये प्रति बच्चा का फीस में से रेड क्रॉस की अपने आप उसकी सहयोग कटता ही है। तो वो आप जो फीस ले रहे हैं उसमें आपकी फीस, उसमें 2 रुपये शामिल है रेड क्रॉस का, इसलिए उस विद्यालय का पंजीकृत होना आवश्यक है। जब वो विद्यालय पंजीकृत हो जाता है तो उसमें पढ़ने वाले सभी बच्चे पंजीकृत रहते हैं। वो बच्चों के लिए रेड क्रॉस लगातार अभियान चलाता है, ट्रेनिंग कैंप्स चलाता है। वहाँ पे हमारे 7 दिन के शिविर होते हैं, नैतिक शिक्षा के शिविर होते हैं, हाउ टू लिव उसके शिविर होते हैं। जी। स्वास्थ्य से संबंधित, चूंकि कोई भी व्यक्ति बीमार जब होगा जब उसको स्वास्थ्य की बेसिक जानकारी नहीं होगी, इसलिए अवेयरनेस के लिए हम उसको स्वास्थ्य के शिविर लगाते हैं। बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी क्या क्या करना चाहिए, घायलों को, आप कोई घायल हो गया तो उसके लिए आप पहले देखते होंगे नॉट बांधने के तरीके, विभिन्न प्रकार की चीजें सिखाई जाती जी, थी बच्चों को, वो सब रेड क्रॉस आज भी सिखाता है। तो विद्यालय, आपका विद्यालय पंजीकृत है कि नहीं, केवल आपने विद्यालय के संचालक, प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल जो भी है उनसे बात करिए एक बार कि हमारा विद्यालय रेड क्रॉस में पंजीकृत है या नहीं। आप इतना पूछेंगे तो आपको उत्तर हाँ में मिलेगा, और नहीं में मिलता है तो उनको बताइए कि आपको अपने को रेड क्रॉस में पंजीकृत अपने को कराना जरूरी है। जी हाँ। एक पत्र के माध्यम से आपके डीओ से भी आप कह सकते हैं, जो आपके जिला शिक्षा अधिकारी हैं, वो जिला शिक्षा अधिकारी रेड क्रॉस के हमारे वहाँ के अध्यक्ष ही होते हैं, उसके संयोजक जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं प्रत्येक जिले में। तो उनको सब जानकारी होती है, केवल आपके विद्यालय की जानकारी उनको पहुंच जाए कि आप रेड क्रॉस में पंजीकृत होना चाहते हैं, वो जिला शिक्षा अधिकारी उसको पंजीकृत कर जी देंगे। बिल्कुल। डॉक्टर अवस्थी, अगर हम बच्चों की ही बात करें, विद्यार्थियों की विशेष तौर पर जो स्कूल में जाते हैं बच्चे, ऐसे में अगर पुलिस की बात करें और विद्यार्थियों की बात करें, तो क्या आपके द्वारा कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जिसमें आप बच्चों को भी शामिल करते हैं, उन्हें भी जागरूक करते हैं? बच्चों को हम लोग एनसीसी के माध्यम से शामिल करते हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास में रोड सेफ्टी पेट्रोल के लिए भी जैसे अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स हैं। अभी 26 जनवरी की परेड आने वाली है, तो इसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे बच्चे शामिल हो रहे हैं। जी। तो हम लोग जो है नियमित रूप से कोशिश करते हैं बच्चों के अंदर जाना, उनसे बातचीत करना। और बड़े शहरों में तो ये एक और ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि आजकल जो है नशे की समस्या बहुत बढ़ गई है। तो उसके लिए जो है हमारा एंटी ड्रग कैंपेन का जो अवेयरनेस वाला पार्ट होता है, उसके लिए हम बच्चों में जाते हैं और बताते हैं कि इसके कितने घातक परिणाम होते हैं और उन्हें इस नशे से बचना है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए केंद्र कहाँ पर, नशा मुक्ति केंद्र वगैरह क्या है, वो पूरी जानकारी देते हैं। तो हम लोग बच्चों से हमारा विभिन्न स्तरों पर जुड़ते हैं और हमारी सतत प्रयास रहता है कि उनसे जुड़ के उन्हें किसी तरह से हम लोग पॉजिटिवली राष्ट्र के कार्यों में लगाएं, ताकि वो एक आगे जाकर एक अच्छा नागरिक बन सके। बिल्कुल। आमतौर पर हम देखते हैं अगर सड़क से जा रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल हो गए या फिर विशेष तौर पर किसी भी जगह पर हमें कुछ ऐसे लोग दिखाई देते हैं, हमें लगता है कि उन्होंने किसी मादक पदार्थ का सेवन किया हुआ है। अब ऐसे में क्या जो जनता है उन्हें ही इसकी शिकायत करनी होती है या फिर आपके द्वारा भी मॉनिटरिंग की जाती है ऐसे स्थानों पर? जी, बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि ये नशाखोरी की समस्या बहुत बढ़ रही है। तो इसमें हम लोग सुमोटो संज्ञान भी लेते हैं और यदि जनमानस के ध्यान में आती है तो वो भी हमारे पास आ सकते हैं। जी। हमें जानकारी यदि लगती है तो हम लोग उन पीड़ित व्यक्ति को हम लेकर जाते हैं निकटतम नशा मुक्ति केंद्र और उसका वहाँ ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो ये बड़े पैमाने पर पूरे स्टेट में चल रहा है, पर समस्या इतनी बड़ी है कि उसके अंदर हम चाहेंगे कि जनता और पुलिस पूरी तरह से इसमें समर्पित रहे, तभी जाकर ये समस्या का निकाल हो पाएगा। और हम लोग चाहेंगे कि हमारा समाज जो है इस जो समस्या है
उससे किसी प्रकार से जो है अपने सहयोग से इसका निवारण कर सके, जी ताकि हमारे समाज के अंदर ये जो बुराई है वो ख़त्म हो सके। बिल्कुल। इसी के साथ त्रिपाठी जी, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि ब्लड डोनेशन कैंप लगवाना चाहता है, स्वयं सेवा संस्थान है उसका या फिर स्कूल है चलाता है, कॉलेज से जुड़ा हुआ है, और वो चाहता है कि हम भी डोनेट करें, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है किससे संपर्क करें इसके लिए, तो क्या वो रेड क्रॉस से संपर्क कर सकता है? बिल्कुल, उनको प्रदेश में किसी भी ब्रांच में फ़ोन लगाएं, किसी भी ब्रांच में फ़ोन लगाएं। हमारे रेड क्रॉस के नंबर आप वेबसाइट से ले सकते हैं, जनरल भी सबकी जानकारी में है ही। फ़ोन लगाएं और जहाँ भी वो शिविर ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं वहाँ पे हमारी टीम पहुँच जाती है। हमारी बसेस, जो ब्लड बैंक है हमारा, पूरी कंप्लीट बस होती है, वो पहुँच जाती है। वहाँ पे पूरा सब डॉक्टर्स की टीम, जो हमारे सहयोगी टीम, वो सब जाती है और ब्लड देना बहुत आसान है उस तरीके से। ऐसा ही जो भी एक पिछला आपने प्रश्न किया कि नशा मुक्ति को लेकर, तो नशा मुक्ति को लेकर रेड क्रॉस के भी खुद के सेंटर्स चल रहे हैं। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि कोई ऐसा जो नशे के से पीड़ित है, कहीं धोखे से उसमें आ गया है उसके तो नशा मुक्ति केंद्रों पे आप रेड क्रॉस के उसको ला सकते हैं। रेड क्रॉस के सहयोग से वहाँ उसका पूरा इलाज किया जाता है, उसको रखा जाता है, उसको उपचार किया जाता है। और उसमें विभिन्न प्रकार के, केवल नशा मुक्ति के लिए नहीं, अगर हमको लगता है कि कोई आपको बच्चा है जो मूक बगीर है, जिसको बोलने आपने बोला कि अक्सर ऐसा चौराहे पे अपने को देखने में आता है, तो मूक बगीर है, कोई दृष्टि बाधित है, विकलांग है, दिव्यांग है, तो रेड क्रॉस के विभिन्न प्रकार के कैंप्स इसके लिए भी चल रहे हैं। तो वहाँ आकर भी हमको अगर वो रेड क्रॉस को जानकारी मिल जाएगी तो विभिन्न जगह पर हमारे जो कैंप्स है उसके माध्यम से हम उसको सहयोग प्रदान कर सकते हैं, उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसका और जो विभिन्न प्रकार से सामाजिक सहयोग है उसमें भी हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इसी के साथ डॉक्टर अवस्थी, बहुत सारे ऐसे मामले आपके पास आते होंगे, केसेस जो कि मानव अधिकार आयोग से आपके पास आते हैं, रेफ़र किए जाते हैं, तो उसमें जांच या फिर कार्यवाही की अगर हम बात करें तो किस प्रकार से पुलिस करती है? जो मानव अधिकार से जुड़े मामले आते हैं उसमें दो तरह के होते हैं। एक तो थाना स्तर पे उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ में कार्रवाई ठीक से नहीं हुई, उनके साथ में गलत व्यवहार किया गया, जी। तो ये एक शिकायत होती है। पुलिस की कार्रवाई उसमें शामिल है कि वो संतुष्ट नहीं है कार्रवाई से, वो चाहते हैं कि मुलजिमों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो, वो नहीं हो रही है। और दूसरा ये है कि उनके किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, किसी को मारपीट की गई है जी। पुलिस कस्टडी के अंदर या इवन जेल के अंदर, और कई बार ऐसे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये प्रकरण एक अलग तरह के प्रकरण होते हैं जहाँ पर कि मारपीट की शिकायत है। तो एक हो गया पदेन, जिसके अंदर की वो जो जांच कर रहा है, वो जांच उसको लगता है सही जांच हो रही है, लेकिन पब्लिक उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो कंप्लेंट करती है। दूसरे केस में जहाँ पर घटना ही हो गई है, जहाँ पर किसी की मृत्यु हो गई है या किसी को बुरी तरह से क्षति पहुँची है, तो वो है। तो पुलिस के खिलाफ इस प्रकार की जब कंप्लेंट्स होती हैं उसमें उसकी NHRC की गाइडलाइंस है कि उसकी एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है। जी हाँ। तो वो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की रिपोर्ट आने के पश्चात हम लोग ये तय करते हैं कि उसमें उसको क्षतिपूर्ति दी जाए और कोई दोषी जो व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो कार्रवाई में उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज होता है और उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके उसको सेवा से पृथक भी किया जाता है। जी, ये कार्यवाही जो होती है, अगर हम विशेष तौर पर अनुसूचित जाति जनजाति की अगर बात करें तो ये जांच और कार्यवाही कुछ अलग होती है अगर इनके केसेस आते हैं तो? अनुसूचित जनजाति और जाति जो केसेस होते हैं, इसके अंदर जो एक्ट है उसी में लिखा हुआ है कि यदि इससे जुड़े व्यक्ति के किसी प्रकार की पीड़ित होता है तो उसे अलग अलग स्तर पे अलग अलग तरीके का उस पर धनराशि जो मुआवजा होता है वो दिया जाता है। तो इसमें मुआवजे का अलग से प्रावधान एक्ट के अंदर ही है। तो वो अगर वो प्रकरण होता है तो किसी के साथ कोई दुर्घटना हुई, किसी के साथ कोई हत्या हो गई है जी, किसी को गंभीर रूप से जो है शारीरिक क्षति पहुंची है, तो सबका उसमें मापदंड तय किए हुए हैं जी। तो वो उस मापदंड के हिसाब से जो है शासन पैसा देता है उनको। जी बिल्कुल। त्रिपाठी जी, रेड क्रॉस के बारे में तो हम चर्चा कर ही रहे हैं और जैसा कि आपने भी बताया कि बहुत सारी ऐसी भर्तियां होती हैं जिसमें फर्स्ट एड का जो एक सर्टिफिकेट है वो अनिवार्य होता है और ये रेड क्रॉस से ही लिया जाना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, दुनिया भर में केवल एकमात्र संस्था ऐसी है जो फर्स्ट एड के लिए जो भी सर्टिफाइड जो प्रशिक्षक है, जो प्रशिक्षण ले रहा है बच्चा या कोई भी, वो दुनिया भर में उसकी मान्यता है। तो फर्स्ट एड का जो सर्टिफिकेट है उसमें 5 प्रकार के अलग अलग सर्टिफिकेशन है। जूनियर सर्टिफिकेट है, सीनियर है, ऐसा कुल मिलाकर एक लेक्चर लेवल तक जाता है, प्रशिक्षक तक उस सर्टिफिकेट के माध्यम से बनते हैं। अभी मुझे कल ही आज सुखद अनुभव एक आया है जिसमें फाइलों पर मैं साइन करके आ रहा था। एम्स में कुछ बच्चे भी सिलेक्ट हुए देश भर में,
तो उसमें प्राथमिकता के आधार पर उनके सिलेक्शन में रेड क्रॉस का सर्टिफिकेट ने बड़ी भूमिका निभाई है। और वो रेड क्रॉस के सर्टिफिकेट को सर्टिफिकेशन के लिए आज सारे बच्चे मेरे पास आए थे कि उस नौकरी के दौरान उनसे कहा गया था कि आपने जो भी लगाए डॉक्यूमेंट, तो उसमें रेड क्रॉस के सर्टिफिकेट को मान्यता दी गई इंटरव्यू में। और ये मान्यता के पीछे कारण भी, जैसा मैंने बताया कि रेड क्रॉस इंटरनेशनल लेवल की संस्था है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, तो इसके सर्टिफिकेट की वैल्यू इंटरनेशनल लेवल पे। भोपाल में अगर कोई बच्चा सर्टिफाइड हुआ है, उसने कोई 7 दिन का 5 दिन का जो कोर्स किए, अलग अलग कोर्सेज हैं, वो किया है और वो सर्टिफिकेट उसने यहाँ लेके वो जेनेवा जाता है या ऑस्ट्रेलिया जाता है या अमेरिका जाता है, तब भी उसकी मान्यता इक्विवेलेंट होगी जो भोपाल में है। जी, ये जो कोर्स है इसकी फीस क्या रहती है? क्या ये मुफ्त में दी जाती है ट्रेनिंग या फिर कुछ इसके लिए चार्जेस जैसा होते मैंने हैं? आपको बताया था, CSR के माध्यम से हमको सहयोग लोग ऐसे भी करते हैं कि हम 10 बच्चे स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो हमारी सहयोग राशि जो हम फीस लेते हैं वो तो 1000 से 3000 के बीच में अलग अलग कोर्सेज की रहती है। लेकिन इसमें भी हमको CSR फंड लोग देते हैं कि हम 25 बच्चों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, 25 बच्चों को हमारी तरफ से ट्रेनिंग दीजिए। तो रेड क्रॉस खुद भी करता है, अगर हमको लगता है कि बच्चा बहुत है आर्थिक रूप से नहीं कर सकता, तो हम भी सहयोग करते हैं उसको। जी। तो ट्रेनिंग की एक चार्जेस है उसका, क्योंकि पूरा 7 दिन का प्रशिक्षण होता है, जी। उसके स्तर पे जाके प्रशिक्षण होता है जिसके लिए हमारी पूरी टीम लगती है, तो उसका एक न्यूनतम चार्जेस हम लेते हैं। जी, तो ये कब कब होता है? वर्ष में कुछ ऐसा है डेट्स के जनवरी में ही होगा या मार्च में ही होगा? प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में नियमित चलने वाली एक्टिविटी है, नियमित हमारी बैचेस बनती है, कोई उसको हमने किसी टाइम स्लॉट में नहीं बांधा हुआ है। हमारी बैच बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली कंप्लीट हो जाती है। जैसे ही हमारी बैच कंप्लीट होती है, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो अलग अलग जगह, उसका एक कैटेगरी है, उसके आधार पे वो रिकॉग्नाइज है, उनकी ट्रेनिंग होती है, उसकी एग्जाम सेंट्रलाइज होती है। अब दिल्ली से उनकी एग्जाम होती है, जो हमारा हेड ऑफ द रेड क्रॉस है वो उसकी एग्जाम होती है। उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद सर्टिफिकेशन हम यहाँ से उसको जारी करते हैं। बिल्कुल, तो आपकी जो ट्रेनिंग है अगर आप लेना चाहते हैं, कि जैसा कि बताया है कि अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं उसमें भी ये सहायक होता है, एक अहम रोल भूमिका निभाता है। इसके साथ ही जो लोग भर्ती के लिए वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें भी कई जगह पर भी मैंडेटरी होती है, मतलब अनिवार्य रूप से आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो इसके लिए आप रेड क्रॉस से संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कंप्लेन करने की पुलिस को, क्योंकि शिकायत की बात आती है, तो ऐसे में बताया गया है कि अगर साइबर से रिलेटेड है तो आप साइबर सेल में करें या फिर थाने में कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूर दराज में रहता है और वो नहीं जा पाता है, तो ऑनलाइन भी शिकायत करने की कुछ सुविधा है? जी, प्रदेश सरकार ने जो है पिछले कुछ सालों में एक नई व्यवस्था चालू करी है। एक तो जो मध्य प्रदेश पुलिस की वेबसाइट है उसके अंदर जो है एक अलग से बटन रहता है CCTNS का, क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। तो इसमें शिकायत की एक व्यवस्था है, तो उसमें शिकायत कर सकते हैं जी। साथ में जो है अभी एक और व्यवस्था चालू करी है, उसका नाम है EFIR। ये EFIR जो है इलेक्ट्रॉनिक FIR है, जिसमें कि छोटी मोटी जो घटनाएं, जैसे कि आपका फ़ोन चोरी हो गया, इसके लिए आप यहाँ वहाँ भटकते रहते थे, इनकी शिकायतें आप EFIR पोर्टल पे कर सकते हैं। तो ये हमारी SCRB शाखा जो पुलिस मुख्यालय की है उसका एक बहुत ही अच्छा अभिनव प्रयोग था, और इसको राष्ट्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति ने पुरस्कृत किया है जी। तो हमारे प्रदेश की एक स्कीम है, तो इनके माध्यम से कर सकते हैं। उसके अलावा प्रदेश सरकार ने एक 181 में CM हेल्पलाइन की सेवा भी चालू करी है। उस CM हेल्पलाइन के अंदर भी कई व्यक्ति लोग अपनी शिकायत लॉन्च करते हैं जी। इसका समयबद्ध निराकरण होता है कि 15 दिन में उसका जो L1 उसमें होता है वो थाना होता है, L2 स्तर जो है वो SP ऑफिस है, L3 स्तर DIG ऑफिस है, L4 जो है DG ऑफिस है। बिल्कुल। तो 15 दिन में शिकायत अपने आप स्वतः एस्केलेट हो जाती है। यदि 15 दिन में थाना में निराकरण नहीं हुआ तो SP ऑफिस, 15 दिन में SP ऑफिस में निराकरण नहीं हुआ तो फिर जाएगा DIG ऑफिस, और उसके 15 दिन के बाद चली जाएगी वो अपने DG ऑफिस। बिल्कुल। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ ऐसे प्रूफ जो रिक्वायर्ड होते हैं अगर किसी को शिकायत करनी है उसके लिए? देखिए, क्योंकि ये सारी की सारी जितनी शिकायतें हैं उसमें हम लोग कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज कराना चाहते हैं, हम कोई न्यायालय के अंदर हम लोग अपने पक्ष में निर्णय चाहते हैं जी। तो निश्चित रूप से इसमें आपके पास जो भी दस्तावेज होगा, जो भी तथ्य जो कि आपकी बात को सिद्ध कर सके, वो यदि लगाएंगे आप तो उसको आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि अंततः केस पे वो लगाना पड़ेगा, चाहे आप लगाएं चाहे उसको विवेचनाकर्ता अधिकारी लगाए जी। पर हो सकता है उसको लगाने में टाइम लगेगा, तब तक प्रकरण में उतना डिले हो जाता है, उतना देर लगती है। तो बेहतर ये होगा कि यदि आप कोई चीज़ का
अपना खुद ही प्रूफ दे सकते हैं जो आपसे जुड़ी हुई बात है, तो उसमें प्रकरण उतनी तेज़ी से आगे बढ़ेगा और न्याय जल्दी मिल पाएगा। जी बिल्कुल। इसके साथ ही रेड क्रॉस पे हम चर्चा कर रहे हैं तो इसमें एम्बुलेंस की भी बात निकली थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फंड भी करते हैं और उसके थ्रू ये परचेज़ की जाती हैं, काफ़ी इक्विप्ड होती हैं, मतलब बहुत सारी सुविधाएं होती हैं इसमें। तो अगर किसी को रेड क्रॉस से एम्बुलेंस चाहिए या फिर सुविधा लेनी है उसकी, तो सीधे रेड क्रॉस में ही फ़ोन कॉल करना पड़ेगा? क्या कुछ प्रोसीजर रहता है? बिल्कुल, एकदम जो मैंने आपको ब्लड डोनेशन के लिए बताया उतना ही सीधा सा प्रोसीजर है। आप रेड क्रॉस के नंबर पे अपना कॉल करिए और एम्बुलेंस, जिस प्रकार की भी एम्बुलेंस आपकी रिक्वायरमेंट में है उस प्रकार की एम्बुलेंस आपको भेजी जा सकती है। इसमें चूंकि एम्बुलेंस को लेके कहा तो एक बहुत ही यूनिक प्रकार का उदाहरण मैं आपको एम्बुलेंस के बारे में देना चाहता हूँ। सरदार सरोवर डैम का जो बैक वाटर है, गुजरात में जब ये सब काम हो तो उसका जो बैक वाटर है वो अपने अलीराजपुर बड़वानी डिस्ट्रिक्ट तक उसका प्रभाव पड़ा और कई सारी ज़मीन में वो पानी इकट्ठा हुआ और उसके कारण छोटे छोटे टापू बन गए और उन टापू पे रहने पे आने जाने वाले लोगों के लिए माध्यम केवल नाव है, कोई दूसरा माध्यम नहीं है। अगर वहाँ कोई बीमारी होती तो उनका नाव मतलब चप्पू चला के वो जा पाते। वहाँ पे IRCTC के माध्यम से, चूंकि मैंने बताया हम इसमें सामाजिक संस्थाओं को लेके ही आगे काम करना चाहते हैं क्योंकि उनकी पहुँच नीचे नीचे तक होती है जी। तो वहाँ पर एक संस्था काम करती है नर्मदा पे, नदी के ऊपर, नर्मदा समग्र के नाम से। हमने उनको बातचीत करी और वो रिवर एम्बुलेंस IRCT के माध्यम से डोनेशन में मिली, जी जी। CSR फंड के माध्यम से। अब रेड क्रॉस की भूमिका वहाँ पे इतनी महत्वपूर्ण हो गई थी कि उन टापू पे रहने वाले जो बच्चे हैं जिनको वाटर जनिक, पानी से संबंधित बीमारियां, पाँव में गैंग्रीन हो गया, कोई छोटी सी चोट लग गई, उसी पानी में कोई और माध्यम नहीं था, धीरे धीरे बीमारी इतनी हो गई कि उस बच्चे को, उस महिला को लगभग पैर काटना और ऐसा, मतलब उनकी जान की तक बात आ जी गई जी। थी। अब वो एम्बुलेंस, रिवर एम्बुलेंस 150 किलोमीटर की पेरीफेरी में उन प्रत्येक टापू पे जाती है अपने दिन के अनुसार के सोमवार को ये 4 टापू पे जाएगी, मंगलवार को इन टापुओं पे जाएगी। वो उसका, चूंकि वहाँ पे कोई मोबाइल टाइपर काम नहीं करता, किसी प्रकार का कनेक्टिविटी नहीं है जी। तो उसमें सायरन लगे हुए हैं, वो सायरन से कॉल जाता है वहाँ पे जिन लोगों को अपना दिखाना है, किसी की कुछ समस्याएं तो डॉक्टर्स की टीम जाती है उस रिवर एम्बुलेंस। साथ ही साथ आपने बताया कि जो भी ज़रूरत है उसके हिसाब से भी जो एम्बुलेंस है हम बुलवा सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं इसके लिए। हमारे साथ सुनील कुमार जी जुड़ गए हैं भोपाल से, उनका सवाल भी हम ले लेते हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका, बताइए क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? कृपया अपने हेलो जी अपना सवाल पूछें आप। हमें त्रिपाठी जी से प्रश्न करना है कि ये रेड क्रॉस जो है ये CGHS से क्यों हट गया है? जी। भोपाल अस्पताल को लेके आपका एक प्रश्न होगा। अभी रेड क्रॉस मध्य प्रदेश में 2 अस्पताल संचालित कर रहा है, एक भोपाल में और एक महू में। CGHS के अंतर्गत प्राथमिक कुछ आवश्यकताएं होती हैं जो कि मैंने बताया, सोशल, सामाजिक भूमिका को ध्यान में रखकर रेड क्रॉस काम करता है। तो अभी रेड क्रॉस की जो न्यूनतम अर्हताएं थी अस्पताल में उसको फुलफिल करने के लिए कुछ जो भारत सरकार की नई नई गाइडलाइंस आई है उन गाइडलाइंस का हम चाहते हैं 100% पालन हो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। तो CGHS के अंतर्गत उसके रजिस्ट्रेशन के लिए हमारी प्रक्रिया पूरे तरीके से अभी प्रारंभ हुई है और बहुत जल्दी ही भोपाल अस्पताल और महू का अस्पताल दोनों इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो हम उसके माध्यम से और जो भी सेवा कर सकते हैं वो रेड क्रॉस अपनी पूरी ताकत से, पूरी क्षमता के साथ उसको करेगा। बिल्कुल। डॉक्टर अवस्थी, बहुत सारी शिकायत की हम बात कर ही रहे हैं, तो शिकायत जो है वो आपके पास आती हैं, लेकिन ऐसे में बहुत सारी ऐसी भी होती होंगी जो कि झूठी शिकायतें होती हैं, तो ऐसे में फेक कंप्लेंट्स को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है? बहुत सही प्रश्न किया आपने, क्योंकि शिकायत यदि होगी तो उसमें कुछ शिकायतें फर्जी भी हो सकती हैं, झूठी भी हो सकती हैं। ऐसे में जो है विधिक प्रक्रिया ये है कि एक धारा होती थी पुरानी IPC के अंदर 182-211 की, पुरानी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी दिसंबर में IPC चेंज होकर भारतीय न्याय संहिता करके नए नाम से आई है। उसमें भी निश्चित रूप से ये धारा है, लेकिन थोड़ी धारा चेंज हुई है, पर पहले भी इसके प्रावधान थे कि झूठी शिकायत करने पर उसकी सज़ा थी। और अगर झूठी शिकायत से कोई संगीन किस्म का जुर्म आरोपित किया जा रहा है, किसी पे हत्या का आरोप लगा दिया गया है, किसी पे बलात्कार का केस लगा दिया गया है, तो जो जिस तरह का जुर्म होगा उसी की तुलना में झूठी शिकायत की सज़ा भी बढ़ती जाती थी जी। तो झूठी शिकायत एक संगीन जुर्म है और जो झूठी शिकायत करता है उसके खिलाफ कार्रवाई के भी प्रावधान विधि में है। बिल्कुल। इसके साथ ही रेड क्रॉस के बारे में हम जैसे बात कर ही रहे हैं और हमने बात की कि भर्ती में अगर वैकेंसी कोई अप्लाई करना चाहता है तो ऐसे में कैसे सहायक होते हैं इसके सर्टिफिकेट, लेकिन अगर करियर की बात हम रेड क्रॉस में ही करें, क्या कुछ ऐसी करियर की संभावनाएं होती हैं, कहाँ अप्लाई किया जा सकता है रेड क्रॉस से जुड़ने के लिए? देखिए, रेड क्रॉस मूलतः एक स्वैच्छिक NGO फंक्शनिंग करती है और नो प्रॉफिट नो लॉस के अंतर्गत ये काम करती है।
इसका मूल उद्देश्य ये है कि सेवा, और जो मैंने बताया इसके 7 सिद्धांतों के आधार पर ये चलता है। अब रेड क्रॉस में किसी को अपने करियर की तलाश है तो रेड क्रॉस में विशेष रूप से इस प्रकार का कोई, रेड क्रॉस केवल कोर्स चलाता है, कोर्स ऑपरेट करता है। इसके माध्यम से आप विभिन्न प्रकार की, चाहे शासकीय संस्था हो, चाहे निजी संस्थाएं हो, चाहे निजी कंपनियां हो, उसमें आप उसका लाभ ले सकते हैं। रेड क्रॉस के छोटे छोटे ऑफिसेज हैं, प्रत्येक स्थानों पर हैं, और मुझे लगता है कि वो आप उसके लिए, सबके लिए खुली अपॉर्चुनिटी है। जहाँ जहाँ हमारे यहाँ जैसे बाकी अन्य संस्थाओं में काम चलता है, वैसे रेड क्रॉस में आप आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के हमारे हॉस्पिटल चल रहे हैं, विभिन्न प्रकार की हमारे धर्मशालाएं चल रही हैं, हमारे मूक बधिर केंद्र चल रहे हैं, बच्चों के पालना केंद्र चल रहे हैं। वहाँ पे भी जिनकी रुचि है वो आके जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर सेवा प्लस सेवा के माध्यम से जो न्यूनतम एक हम उसका भुगतान करते हैं, मानदेय का भुगतान करते हैं, वो हम करते हैं। जी, वो भी करते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर अवस्थी, आपसे ये जानना चाहेंगे, मानव अधिकार पे भी हम, जैसा कि आज कार्यक्रम में हमने चर्चा कर ही रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को मानव अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस भी क्या अलग से कुछ अवेयरनेस कैंप चलाती है, कार्यक्रम चलाती है? जी, मानवाधिकार के लिए पुलिस और मानवाधिकार संगठन दोनों के काफ़ी प्रगाढ़ रूप से जो है संबंध रहते हैं, और हम लोग इसके लिए समय समय पर अभियान चलाते रहते हैं। हम लोगों का जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक जो है, हम लोग स्टूडेंट्स के बीच में जाते हैं, उन्हें इसके बारे में बताते हैं। हम लोग कैंप्स लगाते हैं, प्रदर्शनी लगाते हैं, गोष्ठियाँ करते हैं, जिसमें कि जनता जुड़ती है, प्रबुद्ध वर्ग जुड़ते हैं इसके अंदर, और इसके बारे में जो विभिन्न पहलू हैं उस पर विचार विमर्श होता है। जी बिल्कुल। इसी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, नीलम सिंह जी नीलबढ़ से हमारे साथ जुड़ी हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अपना प्रश्न पूछें आप। जी, कृपया अपने टीवी का वॉल्यूम कम करके अपना सवाल पूछें। हाँ सर, मैं ये क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि कोई अगर पेशेंट की सर्जरी होती है तो क्या होता है कि पेशेंट अगर मर जाता है तो डॉक्टर पे ही क्यों क्लेम होता है? जी जी, तो क्या आपराधिक किस्म का बता रहे हैं? आपराधिक में अगर मेडिकल से संबंधित हम अगर बात करें, क्योंकि डॉक्टर्स हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की पेशेंट को बचाने की, लेकिन ऐसे में भी अगर पेशेंट नहीं रहता है तो इसमें भी क्या लोग शिकायत इसकी कर सकते हैं पुलिस से? जी नीलम जी, इसमें क्या है कि जो नया अपना भारतीय न्याय संहिता आई है उसके अंदर इसमें विशेष ध्यान रखा गया, क्योंकि अब ये प्रकरण भी बढ़ रहे हैं। पहले ये था कि डॉक्टर लोगों पे अगर कोई नेग्लिजेंस होती थी तो कार्रवाई जो है स्वतः चालू हो जाती थी जी, परंतु इससे जो है डॉक्टर लोगों में एक संशय था कि वो किसी प्रकार का ट्रीटमेंट करेंगे, उस पर संभावना रहती है किसी प्रकार के नुकसान होने की। तो सद्भावना से किया गया हर कार्य में भी संभावना इस प्रकार की उत्पन्न रहती है। तो यदि उसके अंदर आप हर एक डॉक्टर को खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो डॉक्टर शायद अपना कार्य करना बंद कर देंगे जी। तो इसको देखते हुए नई संहिता के अंदर कुछ इसमें सेफगार्ड रखे गए हैं ताकि झूठे प्रकरण कायम ना हो सकें। पहले मेडिकल जांच होगी उसकी किसी एक अन्य पैनल के द्वारा कि उसमें नेग्लिजेंस हुई थी कि नहीं हुई थी, और नेग्लिजेंस जब मिलती है तब आगे आपराधिक प्रक्रिया चालू हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये एक सेफगार्ड रखे गए हैं, परंतु अगर कोई गलत जानबूझ के गलत काम किया है तो निश्चित रूप से उसकी पहचान होगी और उसमें कार्रवाई होती है। जी, इसकी भी शिकायत की जा सकती है। इसके साथ ही प्रदीप त्रिपाठी जी, हमारे दर्शक जो कि रेड क्रॉस से जुड़ना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा सबसे आग्रह है क्योंकि ये सेवा का क्षेत्र है और यहाँ भारत की जो जनसंख्या 140 करोड़, उसमें किसी भी केवल शासन के माध्यम से आप कोई चीज़ करना चाहते हैं तो शायद वो उतनी प्रभावी ना हो पाए, क्योंकि हमें बहुत जल्दी बहुत सारा काम करना है। और सामाजिक संस्थाएं, सभी प्रकार की शासकीय संस्थाएं एवं यूथ, चूँकि हम युवा देश की श्रेणी में आज के समय पर हैं, तो युवाओं की बड़ी भूमिका रेड क्रॉस के साथ हो सकती है, सभी सामाजिक संस्थाओं की बड़ी भूमिका हो सकती है। मेरा सबसे आग्रह रहता है कि प्रत्येक जिले में रेड क्रॉस के हमारे जहाँ पे हमारे कार्यालय खुले हुए हैं वहाँ पर आप संपर्क करें, नहीं तो हमारा प्रदेश कार्य का नंबर हमारी वेबसाइट है, उस पर आप संपर्क करें और रेड क्रॉस में आपकी संस्था जुड़े, आप व्यक्तिगत रूप से जुड़ें और विभिन्न प्रकार के जो रेड क्रॉस सामाजिक अवेयरनेस की दृष्टि से, हेल्थ अवेयरनेस की दृष्टि से जो काम कर रहा है उसमें अपनी प्रत्यक्ष और आर्थिक और सामाजिक भूमिका दोनों निभा। बिल्कुल, तो जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ पुलिस भी अब हमारी दोस्त है, इनके साथ भी हम जुड़ सकते हैं। बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं डॉक्टर अवस्थी, जैसा कि आपने बताया, तो उसमें भी लोगों से यही आग्रह है कि वो भी आगे आएँ और पुलिस से जुड़ें। डॉक्टर अशोक अवस्थी जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए आपका हार्दिक आभार। इसके साथ ही श्री प्रदीप त्रिपाठी जी, आपका भी हार्दिक धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। इसी के साथ दर्शकों, डॉक्टर ईशा राजे तिवारी और साथ ही साथ पूरी हेलो डीडी की टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।